दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं अरविंद आर्य आप सभी का आसान फिजिक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे जो 2022 में आज पेपर हुआ है 4 तारीख को फिजिक्स का जो पेपर हुआ है उसके सॉल्यूशन की चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। काफी अच्छा पेपर आया, सिंपल पेपर था, है ना। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो देखिए फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, वीडियो को लाइक शेयर कर दें अपने दोस्तों को फटाफट से। तो देखिए सॉल्यूशन में हम बात करते हैं सबसे पहले नंबर के क्वेश्चन की। पहला नंबर क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। बहुविकल्पीय क्वेश्चन आए थे जो फर्स्ट से 10 में विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक बताना था। तो देखिए विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक बताना था। हमारा विद्युत फ्लक्स होता है फाई इक्वल टू ES cos थीटा। अगर ES cos थीटा होता है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है बल बटे आवेश इनटू S cos थीटा। तो इकाई लिखेंगे तो न्यूटन प्रति कूलाम और पृष्ठीय क्षेत्रफल की मीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या बनेगा, न्यूटन कूलाम की पावर -1 मीटर स्क्वायर। क्या बना, न्यूटन कूलाम की पावर -1 मीटर स्क्वायर। पहला आंसर इसका सही है। कौन सा सही है इसका, पहला आंसर सही है। फिर देखिए बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन जो था आपका वो क्या है, आवेशित एक समान आवेशित एक गोलीय कोश है, इसके भीतर विद्युत विभव की निर्भरता। तो देखिए विद्युत विभव की जो निर्भरता है, विद्युत विभव नियत रहता है। गोलीय कोश के अंदर बात करें तो अंदर विद्युत विभव का मान कितना रहता है, नियत रहता है हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, मीटर सेतु के प्रयोग में आर का मान दिया था आपको। प्रतिरोध प्रयुक्त करने पर ए सिरे पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर शून्य विक्षेप आता है ए सिरे पर। तो आपने पढ़ा है मीटर सेतु के लिए व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत से P/Q = R/S। इसको हम क्या कहते हैं, P कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, Q कहते हैं, इसको R कहते हैं और ये S होता है। तो P आपको कितना था, 20 सेंटीमीटर था। Q आप पढ़े ये 20 है तो ये 100 - L होता है, मतलब 80 आएगा आपका Q वाला सेक्शन। तो 80 हो गया। अनुपात है तो सेंटीमीटर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। R का मान कितना है, 3 है। S को कैलकुलेट करना है तो 20 से 4 बार कैंसिल हो जाएगा तो S का मान आ जाएगा 4 × 12 ओम। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या आएगा, 12 ओम आएगा। 12 ओम मतलब सी आंसर सही है, इसका सा सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपको। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि मुक्त दिक् स्थान की विद्युतशीलता ε0, मुक्त दिक् स्थान की चुंबकीयशीलता μ0 तथा निर्वात में प्रकाश का वेग c है। तो सही संबंध बताना था। तो सही संबंध आपका ये होता है, बी है सही संबंध। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा होता है c² = 1/μ0 ε0। और आपने अगर पढ़ा हो तो इसको ऐसे लिखते हैं √μ0 ε0। चैप्टर नंबर 4 में है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, गतिमान आवेश जो है, गतिमान आवेश से उत्पन्न हो सकता है। तो गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, दोनों उत्पन्न करता है। इसका सा आंसर हो जाएगा, मतलब सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भंवर धाराओं का उपयोग होता है। तो देखिए भंवर धाराओं का उपयोग विद्युत रेलगाड़ियों में भी करते हैं, रेलगाड़ी ब्रेक में, प्रेरण भट्टी में भी करते हैं, विद्युत चुंबकीय अवमंदन में भी करते हैं। तो आंसर था उपरोक्त सभी। क्या आंसर है इसका, उपरोक्त सभी है। वीडियो को फटाफट लाइक शेयर जरूर करते जाएं बेटा, लाइक शेयर कर दे वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि सघन माध्यम 1 का विरल माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक n12 है एवं इन माध्यमों के युगल के लिए क्रांतिक कोण IC है, तो n12 व IC के मध्य संबंध। तो आपका डी ऑप्शन सही है, इसका दा सही है। n12 = 1/sin IC होता है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक अध्ययन में विकिरण की विभिन्न तीव्रताओं के लिए संग्राही पट्टिका विभव तथा प्रकाश विद्युत धारा के मध्य विभव। तो प्रकाश विद्युत धारा और संग्राही पट्टिका के मध्य विभव, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, संग्राही पट्टिका विभव प्रकाश विद्युत धारा का। ठीक है, आपका ए आंसर सही था, इसका पहला वाला ऑप्शन सही था। फिर देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा था इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति को प्रायोगिक तौर पर सर्वप्रथम कितने सत्यापित किया। तो सर्वप्रथम सत्यापित किया डेविसन और जर्मर ने। आपने प्रयोग भी पढ़ा था डेविसन एवं जर्मर का प्रयोग। तो इसका करेक्ट आंसर जो आएगा आपका वो आएगा डेविसन तथा जर्मर। क्या आएगा, डेविसन तथा जर्मर, इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बाद देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला रिक्त स्थान क्या था, आवेशित कणों अथवा आयनों को उच्च ऊर्जाओं तक त्वरित करने के लिए
संयंत्र का नाम साइक्लोट्रॉन लिख सकते हो आप। इसमें आंसर क्या आएगा, साइक्लोट्रॉन का उपयोग करते हैं हम इसको, साइक्लोट्रॉन इसका सही आंसर है, साइक्लोट्रॉन। फिर एन फेरों वाली कुंडली की चुंबकीय बंधता एन फाई तथा उसमें प्रवाहित धारा आई का अनुपात आपको एन फाई अपॉन आई, तो आपने डैश होता है आपको बताना था इसमें, इसका आंसर क्या आएगा। तो हमने पढ़ा है स्वप्रेरकत्व में फाई इक्वल टू एल आई, क्या पढ़ा है, फाई इक्वल टू एल आई। लेकिन अगर मैं फेरों की संख्या एन ले लूं तो एन का इधर फ्लक्स के साथ गुणा हो जाता है, तो एल इक्वल टू आ जाएगा आपका क्या, एन फाई बटे आई। तो आपका इसका आंसर क्या आएगा, स्वप्रेरकत्व, क्या आएगा, स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण या स्वप्रेरकत्व, एक ही बात है। नेक्स्ट लिखते हैं, यदि दो कणों का डैश, यदि दो कणों का डैश समान है तो उनकी द्विब्रोंगली तरंगदैर्घ्य समान होगी। अब देखिए इसमें कई सारे आंसर बन सकते हैं। लैम्डा इक्वल टू किसी बच्चे ने अगर लिखा है h अपॉन mb तो वो द्रव्यमान वेग भी लिख सकता है आंसर में, लेकिन अगर mb को वो संवेग लिख दे h अपॉन p से तो हम यहाँ पे इसका आंसर संवेग भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, संवेग कह सकते हैं इसका आंसर। तो यदि दो कणों का संवेग समान है तो द्विब्रोंगली तरंगदैर्घ्य समान होगी, क्योंकि h का मान हमेशा सेम ही रहता है, ठीक है। तो दो कणों का संवेग समान है तो द्विब्रोंगली तरंगदैर्घ्य समान होगी। फिर पूछा था पी प्रकार के अर्धचालक, पी प्रकार के अर्धचालक में कैसी अशुद्धि मिलाई जाती है, त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाते हैं। अगर इसमें त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाते हैं तो पी प्रकार के अर्धचालक में क्या होंगे, होल बहुसंख्यक आवेश वाहक तथा इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। फिर देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में प्रश्न 1 से 8 तक है। क्या है, एक पंक्ति में आंसर देना था। आपसे पूछा था मिलिकन के प्रयोग में एक बूंद पर इतना आवेश है, तो आपको Q का मान दिया गया है, यहाँ पे Q दिया है, N पूछा है, तो N इक्वल टू फॉर्मूला होता है Q अपॉन E। Q का मान कितना दिया है, -6.4 इंटू 10 की पावर -19। इलेक्ट्रॉन का आवेश रखेंगे तो -1.6 10 की घात -19, -19 से ये कैंसिल, एक पॉइंट से ये प्लस माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, 16 चौक 64 4। एन का मान आपका आंसर कितना आना था, 4। इसमें आंसर कितना आता है, एन का 4। पी द्विध्रुव आघूर्ण के विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर द्विध्रुव के केंद्र से r दूरी पर विभव लिखना था। द्विध्रुव के अक्ष पर r दूरी पर विभव लिखना था, तो आप लिखते हैं इसका विभव का सूत्र जो आएगा वो आएगा आपका क्या, v इज इक्वल टू के पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर, ठीक है। क्या पूछा था, P द्विध्रुव आघूर्ण के विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर द्विध्रुव के केंद्र से r दूरी पर विभव, तो P cos थीटा के पी cos थीटा अपॉन डी स्क्वायर। अब अगर कई बच्चों ने इसको अक्षीय स्थिति समझ लिया है तो देखिए थीटा को वो 0 डिग्री लिख के ऐसे लिख सकते हैं के पी बाय डी स्क्वायर, ठीक है, अक्षीय स्थिति के लिए। बट अक्ष पर पूछा था r दूरी पर, तो जो हमारे एनसीईआरटी सिलेबस के अनुसार के पी cos थीटा बाय आर स्क्वायर। पर देखिए नेक्स्ट, अर्धचालकों की प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता बतलाइए। तो अर्धचालकों में ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध और प्रतिरोधकता क्या हो जाते हैं, घट जाते हैं, कम हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, दो सेलों के विद्युत वाहक बल दिए थे E1 व E2, आंतरिक प्रतिरोध था R1 एवं R2। दोनों सेलों को पार्श्व क्रम संयोजन मतलब समांतर क्रम संयोजन में जोड़ा गया है, तो संयोजन का तुल्य विद्युत वाहक बल, तो देखिए इसका सूत्र आता है तुल्य विद्युत वाहक बल का, E तुल्य बराबर E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। क्लियर होगी बात। अच्छा जी, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में किस प्रकार रूपांतरित कर सकते हैं। तो गैल्वेनोमीटर के साथ श्रेणी क्रम में कैसा एक उच्च मान का प्रतिरोध श्रेणी प्रतिरोध जोड़ देते हैं। श्रेणी प्रतिरोध जोड़ देंगे तो जो गैल्वेनोमीटर है वो हमारा किसके, वोल्टमीटर की तरह कार्य करेगा। नेक्स्ट था, किसी विद्युत धारावाही वृत्ताकार पाश के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का चित्र बनाना था। तो देखिए वृत्ताकार पाश हो गया, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कुछ इस प्रकार से निकलेंगी, इसमें इस प्रकार से निकलेंगी इसमें। अब धारा की दिशा पर भी निर्भर करता है। मान लो धारा की दिशा क्लॉकवाइज है तो दाएं हाथ का नियम लगाएंगे, धारा की दिशा हो गई हमारी कैसे, क्लॉकवाइज, तो ये नीचे की तरफ आएगी दिशा। और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज बना देते हो, इसकी जगह एंटी क्लॉकवाइज धारा की दिशा बना देते हो ऐसे, तो आप चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे बनाएंगे, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गई, तो आप चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहां बनाएंगे, ऊपर की तरफ। दोनों ही सही हैं। मान लो अगर आप क्लॉकवाइज तो ये दिशा नीचे आएगी और एंटी क्लॉकवाइज तो ऊपर आएगी।
फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम आप जानती हैं, फाई इक्वल टू माइनस डी फाई वी बाई डी टी। प्रेरित विद्युत वाहक बल चुम्बकीय फ्लक्स परिवर्तन के बराबर होता है। ऋण चिन्ह बताता है कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो फ्लक्स परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है। नेक्स्ट पूछा था, एक किसी त्रिभुजाकार प्रिज्म के लिए आपतन कोण आई और विचलन कोण के मध्य ग्राफ बनाना था। तो देखिए इस प्रकार का ग्राफ बन जाएगा, आपतन कोण आई और विचलन कोण के मध्य, इस पे मैंने आई ले लिया, इस पर विचलन कोण ले लिया, ये डेल्टा एम न्यूनतम विचलन की स्थिति आ गई। इस प्रकार का ग्राफ बनाना था आपको, ठीक है। फिर देखिए आगे बात करते हैं, यदि एक समांतर पट्टिका संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a, बीच की दूरी d है, तो धारिता का सूत्र बताना था। तो C इक्वल टू a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d, ये फॉर्मूला होता है इसका, इसको आपको सिद्ध करना था, ठीक है। फिर देखिए अच्छा क्वेश्चन था ये, थोड़ा सा ठीक था, मतलब समझ सकते हैं इसको। क्वेश्चन क्या है कि आपको चित्र में यदि C1 C2 C3 C5 5 संधारित्र दर्शाए गए हैं, तो विद्युत परिपथ में संयोजित हैं, तो बिंदु A और B के मध्य तुल्य धारिता बतानी थी। तो देखिए यहां से ये दोनों कैसे हो गए आपके समांतर में, तो 20 और 20 की समांतर हो जाएगी 40 माइक्रोफैरड, 40 हो गई। अब ये 40, तो ये वाला चित्र आपको क्या करना था, रीड्रॉ करना था, वापस से बनाना था इस तरह से, ये आपका कुछ ऐसे बन जाता, इस प्रकार का ये चित्र बन जाता। इसके बाद ये बिंदु A मान लिया, ये बिंदु B मान लिया, ये हो जाएगा 40, ये भी 40 माइक्रोफैरड, ये भी 40 माइक्रोफैरड और ये बचा हुआ 40। अब 40 और 40 की श्रेणी होती है 20 और ये 40 और 40 की श्रेणी होती है 20, C बाय N से, C बाय N से, और 20 और 20 समांतर में हो गए, तो इसका आंसर आएगा आपका कितना, 40 माइक्रोफैरड। फाइनल आंसर आएगा आपका कितना, 40 माइक्रोफैरड। आगे चर्चा करते हैं हम इसके बाद। इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में कार्बन प्रतिरोध व्यापक रूप से उपयोग में लिए जाते हैं, क्यों, इनके दो कारण दीजिए। तो एक तो कारण यह है कि जो कार्बन प्रतिरोध है वो क्या होते हैं, आकार में छोटे होते हैं, तो मतलब अल्प छोटे से भाग में हम ज्यादा से ज्यादा प्रतिरोध को उपयोग कर सकते हैं, पहली चीज। और कार्बन प्रतिरोध उपयोग करने से हमारा जो उपकरण है उसका आकार छोटा किया जा सकता है, ठीक है। इस कारण से हम इसको उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये छोटे से मतलब भाग में किलो ओम से मेगा ओम कोटि के प्रतिरोध परिवर्तित होते हैं, तथा इलेक्ट्रॉनिक परिपथ इनकी सहायता से आसानी से निर्मित किए जाते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि यदि प्रत्येक 12 ओम के 12 प्रतिरोध एक घनीय परिपथ जाल में जुड़े हुए हैं, ठीक है। 12 ओम के कितने प्रतिरोध हैं, 12 प्रतिरोध हैं, तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ ये प्रतिरोध। देखिए ये आपको ऐसे एक घन दिया गया था इस प्रकार का, इसमें कितने प्रतिरोध जुड़े हुए हैं आपके, 12 ओम के 12 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, इस प्रकार से ये जोड़े गए हैं ऐसे। ये क्वेश्चन आपका पहले भी आ चुका है, इस प्रकार से ये 12 प्रतिरोध जोड़े गए हैं। अगर इसमें 12 प्रतिरोध जोड़े गए हैं, ये यदि 12 ओम के 12 प्रतिरोध एक घनीय जाल में जोड़े गए हैं, तो घन के विकर्ण के सम्मुख कोनों के मध्य इस परिपथ जाल का समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना था। तो आप डायरेक्ट अगर सॉल्व करेंगे तो यह R इक्विवेलेंट आता है आपका 5/6 R, कितना आता है 5/6 R, तो 5/6 और R कितना है आपके पास में 12 है, तो ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा आपका 10 ओम। एक तरीका तो ये है, इसका डायरेक्ट आंसर आपका कितना आ जाएगा 10 ओम। दूसरा तरीका ये है कि विकर्ण पर कैलकुलेट करना है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक बैटरी मान ली, क्या मान ली, एक बैटरी लगा दी ये I। अब इस बैटरी से हमने क्या किया, 3I धारा प्रवाहित कर रहे हैं, ये 3I इधर जाएगी तो ये I में बटेगी, ये I में बढ़ जाएगी और ये इधर I में बढ़ जाएगी। अब ये I इधर जाके इधर बढ़ जाएगी, वापस से ये आएगी I/2, तो इधर I/2 जा रही है ये वाली धारा, और इधर से भी I/2 धारा आ जाएगी इस पर, ठीक है। देखिए फिर से मैं बता दूं आपको, इधर I आ रही है, ये I/2, अब ये वाली I/2 इसमें से भी पास होगी और इधर से भी I/2 आएगी। तो देखिए इस पॉइंट पर कितना बना, I/2 और ये I/2, यहां से ये दो जगह बटी ना, तो I/2, तो ये भी कितनी हो जाएगी, I हो जाएगी, ये हो जाएगी I। अब आप किरचॉफ का नियम लगा के इसको सोल्व कर सकते थे, कैसे कि बैटरी का विद्युत वाहक बल कितना आता है, ये तो बैटरी का विद्युत वाहक बल आता है E इक्वल टू I R इक्विवेलेंट, I डैश R इक्विवेलेंट, लेकिन धारा तो 3I मान रहे हैं हम, तो 3I R इक्विवेलेंट ये आ जाता, ठीक है। अब आप इसमें क्या करते हैं, इसके बाद E आ गया, किरचॉफ का नियम लगाओ, एक बंद परिपथ A
ये वाला बिंदु बी, ये वाला बिंदु सी, ये डी। तो हमने क्या किया, एक बंद परिपथ चूज कर लिया यहाँ पे, कौन सा, ए बी सी डी ई ए, ये वाला एक बंद परिपथ बना लिया हमने। अब इस बंद परिपथ में चलेंगे अगर हम, तो देखिए बंद परिपथ में चलेंगे तो सबसे पहले ए से बी जा रहे हैं धारा की दिशा में, तो माइनस आई आर, प्रतिरोध आर मान लिया मैंने। इधर चलेंगे तो माइनस धारा की दिशा में आई बाई टू आर, फिर से इस बिंदु पर पहुंचे, फिर से धारा की दिशा में, तो माइनस का आई आर, माइनस का ई बराबर 0, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव से प्लस पॉजिटिव जा रहे हैं, सॉरी प्लस का ई बराबर 0। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो यह जाएगा माइनस का 2IR और माइनस का IR बाई 2 इक्वल टू माइनस का ई। माइनस कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर माइनस कॉमन लेके आपने कैंसिल आउट कर दिया तो ये आपका क्या आ जाएगा, देखिए ये माइनस 5IR बाई 2 इक्वल टू माइनस का ई। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ई की आपने वैल्यू रख ली, यहां से ई की वैल्यू क्या है, 3IR इक्विवेलेंट इक्वल टू 5IR बाय 2। एक आई से एक आई कट गया, ठीक है, आई से आई कट गया, तो R इक्विवेलेंट आपका कितना आ जाएगा, 5 बाय 3 को नीचे भेज दो, 5 बाय 6 R। R की वैल्यू अब आपको 12 दी गई है, तो आप लिख सकते हैं 5 बाय 6 इंटू 12, तो ये कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम्स, सॉरी 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। ये कितनी बार कैंसिल होगा, ये 2 बार कट जाएगा आपका, ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा। तो 5 बाय 6 इंटू 12, तो 2 बार कट गया, तो कितना आ जाएगा 10 ओम। ये आंसर था इसका, 10 ओम आंसर था, ठीक है। आगे देखिए, फिर दे रहे हैं यदि अवतल दर्पण की फोकस दूरी है वक्रता त्रिज्या f इक्वल टू 2f, f इक्वल टू r बाई 2 ये हम जानते हैं, तो f r इक्वल टू 2f ये आपको प्रूफ करके आना था गोलीय दर्पण के लिए, ठीक है। फिर देखिए यदि किसी 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के संपर्क में 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस रखा है, एक उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस है, तो इस संयोजन से बने लेंस की शक्ति चाहिए थी। तो देखिए शक्ति की गणना हम करते कैसे, एक बार समझिए इसको। शक्ति की गणना कैसे करते हैं, पहले उत्तल लेंस की बात कर लेते हैं। उत्तल लेंस की तो शक्ति होती है हमारी P1 इक्वल टू 100/f1, क्योंकि अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में है तो 100/f आएगा डायोप्टर में डायरेक्ट आंसर। तो आपको लिखना पड़ेगा 100/f1, f1 मतलब 20, 5 बार कैंसिल हो गया तो प्लस 5 आ गया ये। लेकिन अगर P2 कैलकुलेट करोगे तो माइनस 100 सॉरी ये भी 100/f2 होगा, लेकिन जो अवतल लेंस है उसकी फोकस दूरी नेगेटिव होती है, नेगेटिव होती है, तो आपको लिखना पड़ेगा 100 माइनस का 25। ये 4 बार कैंसिल हो गया तो माइनस का 4 आ गया। अब अगर आपको तुल्य कैलकुलेट करना है तो P इक्विवेलेंट कितना आएगा, P1 प्लस P2। P1 की वैल्यू रखें कितनी 5 और P2 की वैल्यू रखें कितनी -4, तो कितना आ जाएगा, 1 डायोप्टर आंसर आ जाएगा। कितना आएगा इसका आंसर, 1 डायोप्टर आ जाएगा। ध्यान दें, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये। फिर देखिए इसके बाद आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण लिखना था, आपने लिख ही दिया होगा। एक ये क्वेश्चन नंबर 11 हर बार ही आता है, ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। क्या था, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य बतानी थी, तो लैम्डा इक्वल टू 12.27 अपॉन रूट बी एंगस्ट्रॉम, ये आंसर आता है। तो हमने लिखा 12.27 बाय अंडर रूट 100 का रूट अब सॉल्व करेंगे तो यह जाएगा आपका फाइनल आंसर 12.27 डिवाइडेड बाय 10, तो यह जाएगा 1.227 एंगस्ट्रॉम, ये आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। फिर देखिए रेडियोएक्टिव नाभिक की अर्धायु काल से क्या तात्पर्य है, तो वह समय जिसमें जो विघटित होकर पदार्थ आधा रह जाता है या आधा विघटन हो जाता है, उस समय को अर्धायु काल कहते हैं। रेडियोएक्टिव नाभिक की अर्धायु और औसतायु में संबंध बताना था। तो इलेक्ट्रॉन के मतलब है ना, इलेक्ट्रॉन की गति को ये क्या करता है, नियंत्रित करता है, एक अभिलक्षण हो गया। ये नाभिकीय बल जो है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के मध्य लगभग समान होता है। ये कूलाम्बिक बल से क्या होता है, अधिक प्रबल बल होता है। ये सिंपल से आपको लिखना था। फिर देखिए जेनर डायोड का बोल्टता नियंत्रक के रूप में आपको कार्य प्रणाली बतानी थी। फिर 2 नॉट गेट और नॉर गेट के संयोजन से परिपथ बताया गया है। तो देखिए इसका आउटपुट क्या आएगा, ए बी, पहले ए से गुजरेगा 0 0 1 0 0 1 1 1, ये हमने इनपुट दे दिए। अब देखिए ए यहां पे जाके क्या बनेगा, ए बार
सॉरी क्या बनेगा, ये ए यहाँ पे जाके क्या बनेगा ए बार, और ये क्या बनेगा बी बार। तो ए बार सॉल्व कर लीजिए और बी बार सॉल्व कर लीजिए। ए बार कितना आएगा 1 0 1 0, ये आएगा 1 1 0 0। ठीक है, अब ये कौन सा गेट है आपके पास में, नेक्स्ट है नॉर गेट। नॉर गेट है तो नॉर गेट में हम क्या लिखेंगे ए बार प्लस बी बार का होल बार, ए बार प्लस बी बार का होल बार। तो सिंपल आप अगर बताएं तो ए डॉट बी आता है इसका आंसर, लेकिन आप देख लीजिए ए बार डॉट ए बार प्लस करेंगे तो एक आएगा 1 प्लस 1 1, उसका उल्टा कर दो, बार लगाए तो 0, ये भी 0 प्लस 1 1 आएगा उल्टा 0, 1 प्लस 0 1 आएगा उल्टा 0, और ये जाएगा आपका 1। तो ये आपका आउटपुट मिलेगा, यहाँ पर क्या मिलेगा आउटपुट मिलेगा, ए डॉट बी के बराबर आउटपुट आपको मिल जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि ये आपका सिंपली कौन सा गेट बन गया, एंड गेट बन गया। फिर देखिए नेक्स्ट, इसके बाद हम बात करते हैं गाउस के प्रमेय के अनुप्रयोग से समतल आवेशित चादर के लिए बताना था, और ये बलागुण ज्ञात करना था, विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा लिख के आपको। इसके बाद तो कोई सिंपल सारी क्वेश्चन मतलब सिंपल ही आए, इसमें गतिक विद्युत वाहक बल बताना था, फिर E इक्वल टू हम लिख सकते हैं BLV, आपको प्रूफ करके लाना था। ठीक है, इसके बाद प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में आयताकार कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन करवा रहे हैं, तो इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल, जनित्र में प्रेरित विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला पड़ा होगा E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, ये हमको प्रूफ करके लाना था। इसमें चैप्टर नंबर 6 में है ये क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो बहुत ज्यादा टफ हो, आपका सिंपल पेपर आया बिल्कुल। ठीक है, फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, मैं आपको उसके लिए एक नया वीडियो बना दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। थैंक यू।